वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्रृंखला आईएएस। मेरा नाम है दामिनी परिहार और हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं विज्ञान के अंतर्गत हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम देख रहे हैं विभिन्न मनुष्य अंगतंत्र या जीवधारियों में जितने भी अंगतंत्र होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जिस तरीके से जीवधारियों में होता है उसकी प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। अगर हम बात करें कि रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या, देखो हमारे पूरे शरीर में रक्त दो प्रकार से क्या होता है, संचारित होता है। एक होता है ऑक्सीकृत रक्त और एक होता है अनऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। हमने कल पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को। जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन मतलब निःश्वसन करते हैं, यानी कि बाहरी वातावरण से वायु को क्या करते हैं, हम वायु को हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। तो इस समय क्या होता है, जितना वातावरण में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सेम अनुपात में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। बट जब हम वापस से इस ऑक्सीजन को जब इस एयर को रिलीज करते हैं तो नाइट्रोजन तो जितनी मात्रा में हमने लिया, जैसे कि हमारे वायुमंडल में 78% जो है ये नाइट्रोजन होता है, तो 78% नाइट्रोजन हमने लिया, 78% बाहर कर दिया। हमने 21% ऑक्सीजन लिया है ना, बट हमने बाहर किया 17%, 4% ऑक्सीजन की खपत हमारे शरीर में हो गई। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, इनहेल किया, और हमने एक्सहेल कितना कर दिया, 4%। मतलब क्या कि हम जब आउटर एटमॉस्फेयर से, बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, वायु को हमारे शरीर में प्रवेश होती है तो इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी खपत होती है, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, ये ब्लड में मिलती है और हमारे विभिन्न जो अंग है या जो हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स हैं इनमें पहुंचती है। हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गन होता है कोशिका का, जिसे बोला जाता है शक्ति केंद्र कोशिका का। क्या कहलाता है, जिसे कोशिका की ऊर्जा इकाई या शक्ति केंद्र कहा जाता है। वो ऑर्गन कौन सा था, वो ऑर्गेनल था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है रेस्पिरेटरी यूनिट यानी कि श्वसन इकाई, जिसके अंतर्गत कोई भी कोशिका में श्वसन संबंधित क्रिया होती है। और इसी चरण में क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। और ये ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस ऊर्जा के उत्पादन के दौरान क्या होता है, रक्त दो प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में परिवहन करता है। एक रक्त वो है जो लंग्स से किसके पास जाएगा, लंग्स के पास आएगा, लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन को मिला देगा। फिर वो जो ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको पंप कर देगा। जैसे ही हार्ट पंप करेगा उस रक्त को जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, तो इस पंपिंग से क्या होगा, संपूर्ण शरीर में ब्लड का क्या होगा, परिसंचरण होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अब चूंकि इस ब्लड में क्या मिली हुई है, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई है, तो इस ब्लड को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रक्त। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रक्त। अब क्या होगा कि जब शुद्ध रक्त हमारे शरीर में आया, संपूर्ण शरीर में फैला, तो जो ऑक्सीजन है वो तो शरीर के अंग खींच लेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। आपको जिस चीज की जरूरत होती है आप क्या करते हो, उसके लिए प्रयास करते हो। तो उसी तरीके से बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इनको किस चीज की जरूरत है, इनको जरूरत है ऑक्सीजन की। तो ये रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे और इस प्रकार से जो रक्त है
उससे ऑक्सीजन तो निकल जाएगी पर उसमें जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जुड़ जाएगा रक्त में? रक्त में जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो फिर उस रक्त को कहा जाएगा अनऑक्सीकृत रक्त या डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन का अवशोषण हो गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो डाइऑक्सीजनेटेड रक्त है, अनऑक्सीकृत रक्त है, ये वापस कहाँ आएगा? ये वापस आएगा लंग्स के पास, और लंग्स को बोलेगा भाई हमें ऑक्सीजन दे दो, ताकि हम क्या कर सके, हम वापस से जो हमारे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की जरूरत है इसको पूरा कर सके। तो फिर क्या होता है, वापस से ऑक्सीजन, लंग्स बोलते हैं जाओ ले लो ऑक्सीजन, जी लो अपनी जिंदगी। तो ये फिर इस तरीके से वापस से लंग्स के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, हार्ट के पास आती है, और हार्ट में जो 4 चैम्बर है इनकी सहायता से इसका क्या होता है, पंपिंग के दौरान ये रक्त पुनः हमारे विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचता है और शरीर के विभिन्न अंगों की ऑक्सीजन की पूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत होता है लंग्स यानी कि फेफड़े, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। हृदय जो क्या करता है, रक्त की पंपिंग को सुनिश्चित करता है। धमनी व शिराएं, वेन अथवा आर्टरीज जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त का परिसंचरण करती हैं। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड खुद, मतलब रक्त पहला, धमनी व शिराएं, हृदय और फेफड़े, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसी तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो हमारी बैच है ये यूपीएससी का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, जिसका मोड है लाइव, जो हिंदी माध्यम में विशेष रूप से चलाई जा रही है। इस बैच की बात करें तो ये बैच प्रारंभ हुई है 21 मई से, और अभी इसमें जो डिस्काउंटेड फीस है उसे रखा गया है 15,000, जो कि मान्य होगी 25 जून तक। अब हम देखें तो यहाँ पर आपको जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको अपने विषय क्षेत्र में 5 वर्षों से ज्यादा वर्षों का शिक्षण अनुभव है। तो ये तो रही हमारी ऑनलाइन यूपीएससी फाउंडेशन बैच की बात। इसके बाद जल्द ही 30 जून से, कब से, 30 जून से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है एमपीपीएससी मेंस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, जिसके लिए हमने लिमिटेड सीट्स का प्रावधान रखा है, ताकि आपके आंसर्स को इफेक्टिवली इवेल्युएट किया जा सके और आपकी जो तैयारी है इसको और इफेक्टिव या प्रभावी बनाया जा सके। अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 जुलाई से सीमित सीट, लिमिटेड सीट्स के साथ एमपीपीएससी टारगेटेड मेंस बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच है ये फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसमें डिस्काउंट रखा है कि आपको जो कोर्स की फीस होगी इस पर 20% ऑफ मिलेगा। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये तो अगेन वही बात है कि हमारी जो यूपीएससी फाउंडेशन ऑनलाइन बैच चल रही है इसकी जो फीस रखी गई है 15,000, इसकी वास्तविक फीस है 25,000, पर 25 जून तक के लिए हमने डिस्काउंटेड फीस की है 25 जून को। और यहाँ पर आप ये याद रखें कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड सीट्स का ही ऑफर है, तो पहले आए पहले पाए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराएं, ऐसा कुछ मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। यह वह तंत्र है जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से रक्त क्या करेगा, हमारे शरीर में, रक्त हमारे शरीर में क्या होगा, संचारित होगा। क्या होगा, रक्त हमारे शरीर में संचारित होगा। अब ये रक्त कितना प्रकार का होगा, तो ये रक्त 2 प्रकार का होगा। एक वो रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, एक वो रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिली है तो कुछ तो मिला होगा ना, तो यहाँ पर मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रक्त को, जैसे कि घरों में जब पानी आता है तो पानी आता है तो हमें क्या चालू करनी पड़ती है, मोटर चालू करनी पड़ती है, ताकि पानी को एक थ्रस्ट मिले, एक फोर्स मिले, एक धक्का मिले और पानी आगे की ओर बढ़े। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी तो रक्त हर पल इधर से उधर, उधर से इधर बेचारा चक्कर लगा रहा है, तो उसको भी क्या मिलना चाहिए, उसको भी थ्रस्ट मिलना चाहिए, फोर्स मिलना चाहिए। तो उस फोर्स को देने के लिए क्या है हमारे पास है हृदय। और हृदय क्या करता है, ये पंप करता है। अब ये पंप करता है तो प्रत्येक हृदय की पंपिंग के साथ ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। अब हृदय कैसा रक्त सर्कुलेट करता है, जिसमें ऑक्सीजन हो। अब जब ऑक्सीजन मिलेगी कहां से, लंग्स से मिलेगी, और वापस हृदय के पास कैसा रक्त आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है वापस वो किसको भेज देगा, लंग्स को भेज देगा। लंग्स वापस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर क्या ला देगा, ऑक्सीजन ला देगा। फिर हृदय इसकी पंपिंग करेगा। अब ये जो पूरा हमारे शरीर में घूमेगा रक्त, इसके लिए दो प्रकार की जो हमारी नलिकाएं हैं जो संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं, धमनी अथवा शिरा, ये है, ये क्या करेगी, संपूर्ण शरीर में रक्त के परिसंचरण को सुनिश्चित करेगी। तो आपको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं रक्त के बारे में, दूसरा हम पढ़ते हैं धमनी व शिराओं के बारे में, इसके बारे में धमनी व शिराओं के बारे में। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फेफड़े, क्योंकि फेफड़े क्या करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का कार्य करते हैं, और रक्त परिसंचरण में ही आता है हृदय। तो आपको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कितने प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है रक्त स्वयं, दूसरा है धमनी व शिरा, तीसरा है फेफड़े, और चौथा है हृदय। ठीक है, अब देखो ये रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने क्या किया होगा, इस परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया होगा। तो कोई तो होगा ना रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक जो है ये है विलियम हार्वे, जिन्होंने क्या किया था, किस तरीके से रक्त संपूर्ण शरीर में संचालित होता है इसके बारे में अध्ययन किया था कि रक्त का संचालन किस प्रकार से होता है। तो देखो, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि फैट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि मिनरल, उसके अलावा हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि वो पदार्थ जिनमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, जिनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि यूरिया, जैसे कि यूरिक अम्ल, है ना। इन पदार्थों के परिवहन के लिए, है ना, तो इन पदार्थों का क्या करना है, हमको परिवहन करना है। तो परिवहन करने के लिए एक अंग का समूह पाया जाता है, और इसी अंग समूह को क्या कहा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात वह तंत्र जिसके माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैस, विभिन्न प्रकार के हार्मोन, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन सुनिश्चित होता है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, ये तंत्र कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो तंत्र है, इसी को हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और यहाँ पर रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिसंचरण कहलाती है। और इस तंत्र की खोज कब हुई थी, तो इस तंत्र की खोज हुई थी इन द ईयर 1628। और इसे किसने खोजा था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने का श्रेय जाता है विलियम हार्वे जी को। अब देखो, अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र की भाग करें तो वैसे तो इसमें 3 भाग हैं, पर चूंकि जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति को सुनिश्चित करने का काम है, इसमें फेफड़ों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला है रक्त स्वयं। अब रक्त क्या है, हमने पढ़ा था कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कैसा है,
ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू है अर्थात क्या, ये एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या, जो दो घटकों को जोड़ दे। तो ये क्या करता है, ये रक्त को, इसमें होते हैं दो प्रकार के घटक। एक क्या होते हैं, एक होते हैं आपकी प्लाज्मा जो कि 60% ऑफ ब्लड है। दूसरे होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल, है ना, जिन्हें कणिकाएं बोला जाता है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और इसके अलावा होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक जो है, ये क्या करता है, ये पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और विभिन्न पदार्थों के परिवहन को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। तो याद रखेंगे कि रक्त जो है ये एक संयोजी उत्तक है जो क्या करता है, जो कि लाल रंग का है। लाल क्यों है हमारा ब्लड, क्योंकि यहाँ पर हाइमे और ग्लोबिन, जो कि आपका ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हाइमी क्या है, ये आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रक्त को लाल बनाते हैं, और ये लाल खून है ना हमारे पूरे शरीर में दौड़ता भागता मस्तिष्क करता रहता है। उसके बाद आती है रक्त वाहिनियां, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं धमनियों के बारे में, शिराओं के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। और फिर आता है हमारा दिल, हमारा हृदय, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, पंप किया जाता है रक्त को। और फेफड़े जो रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। अब देखो, जो ये परिसंचरण तंत्र है, ये बेसिकली क्या है, यह वह तंत्र है जो ट्रांसपोर्टेशन या क्या कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है। परिवहन किस चीज का कर रहा है, अरे भैया सारी ही चीजों का परिवहन कर रहा है। जैसे कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन जो सब्सटेंस है, जो अवशोषित पदार्थ है या उत्सर्जी पदार्थ है, इनका भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो इन सब पदार्थों को क्या करना, अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए जो तंत्र हमारे पास उपलब्ध होता है, इस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, इस तंत्र को ही कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है, इस तंत्र को ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यह परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे बोला जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, यह ऐसा परिसंचरण तंत्र है जिसके बिना वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है। क्या होता है, जिसमें बिना वाहिनियों, मतलब किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स, जैसे कि हमारे पास है धमनी, शिरा, कैपिलरी, इसकी उपस्थिति नहीं होती। वह इनकी उपस्थिति के बिना ही, इनकी एब्सेंस में ही क्या होता है, रक्त का परिवहन होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर जीव का खोल दिया है और हम दिख रहा है कि ये ब्लड यहाँ से यहाँ, जैसे कुछ कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनका लाल रक्त होता ही नहीं, इनको हम मार भी देंगे तो हमें कोई खून या लाल कलर नहीं दिखेगा। ऐसे भी कुछ कीट होते हैं ना। तो जो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें बिना रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त का परिवहन होता है, ये खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार की डक्ट्स नहीं होती, मतलब ये नलिका विहीन तंत्र होता है। इस तंत्र में रक्त सीधे शरीर के अंगों और उत्तकों के संपर्क में रहता है। मतलब यहाँ पर जो हमारे अंग है वहीं पर रक्त क्या होता है, उपस्थित रहता है। अब इसमें अगर हम देखें तो किस प्रकार के जीवधारी देखते हैं, हम देखते हैं ऑर्थोपोडास जितने भी हैं और जितने भी मोलस्का हैं, ये किस में आते हैं, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। आपको ये याद नहीं भी रखो तो चलेगा, क्योंकि इतना हमको यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है ये वाला। आप बस याद रखो, जैसे कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, झिंगा हो गया, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, ये सब जो जीवधारी है ये किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में आते हैं, ये आते हैं खुले परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। और मोलस्का संघ का जो घेंगा है या घोंगा जो है, ये किसके अंतर्गत आता है, खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र, एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है,
यह बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी क्या है, धमनियां हैं, बहुत सारी शिराएं हैं, और ये शिराएं धमनियां सब क्या करती हैं, ये रक्त को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य, जानवर, पक्षी के अंतर्गत जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि किसमें है, हमारे शरीर में है। जितने भी अन्य जीवधारी हैं, जैसे कि मुर्गी, घोड़ा, गधा, हाथी, इन सब के शरीर में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र मतलब क्या, जिसमें धमनियां नहीं होती, जहां ब्लड वेसल्स नहीं है, वो है ओपन सर्कुलेशन। और जहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, इन धमनियों के माध्यम से जो परिसंचरण संपूर्ण हो रहा है, इस परिसंचरण को क्या बोला जाता है, इस परिसंचरण को बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है इसे, इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये रक्त वाहिनियां क्या है, तो रक्त वाहिनियां मतलब कि कुछ पतली पतली नलियां, जिनमें क्या होगा, रक्त बहेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ब्लड बिल्कुल शरीर में बह रहा है और उसकी कोई दिशा ही नहीं है ना। ब्लड धमनियों के, शिराओं के और केशिकाओं के अंदर बहता है और टारगेटेड लोकेशन यानी कि लक्षित स्थान पर पहुंचने का काम करता है। तो शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं, जितनी भी हमारे शरीर में नलियां हैं जिनमें रक्त का बहाव होगा, ये क्या कहलाती हैं, ये रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इन कोशिकाओं में ही क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन जो कोशिका के अंदर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस स्थान पर होती है, तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को विघटित किया जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C2H6H12। इसको क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है, और इसके विघटन के उपरांत हमें ऊर्जा के रूप में कितनी एटीपी मिलती है, 4 एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और हम ये चीज पढ़ भी चुके हैं जब हमने कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा की थी। अब देखो, अब अगर हमें किसी टारगेटेड लोकेशन से किसी दूसरे स्थान पर ब्लड को पहुंचाना है ताकि वहां पर ऊर्जा का उत्पादन हो, तो हमारे पास एक रूट तो होना चाहिए ना। जैसे आप जहां भी रहते हैं, आपको उस स्थान से आपने सोचा कि मुझे तो ऑनलाइन क्लास नहीं, अब मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं ऑफलाइन क्लास लूं, और ऑफलाइन क्लास लूं श्रृंखला आईएएस से। तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है श्रृंखला आईएएस। अब श्रृंखला आईएएस जो है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इंदौर में। इंदौर में कहाँ लोकेटेड है, इंदौर में लोकेटेड है ये भंवरकुआं में। भंवरकुआं में कहाँ लोकेटेड है, तो भंवरकुआं में चौराहे पर लोकेटेड है। चौराहे में कहाँ लोकेटेड है, तो चौराहे में ये बरगढ़ सिंह के पास लोकेटेड है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, एक पथ है, एक रास्ता है, एक मार्ग है। इस मार्ग को का पीछा करते हुए आप क्या करोगे, आप श्रृंखला आईएएस तक पहुंचोगे, ताकि आपका लक्ष्य क्या है, यहाँ से ऑफलाइन क्लास पढ़ना, तो आप इस लक्ष्य की पूर्ति कर पाओगे। उसी तरीके से रक्त का क्या लक्ष्य है, रक्त का लक्ष्य है कि इस शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब तक पहुंचे, और जो अंग को निर्धारित ऊर्जा की आवश्यकता है उस ऊर्जा की आवश्यकता को सुनिश्चित करे। तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की इस तरीके की शिराएं हैं। इन शिराओं में क्या है,
ये रक्त बहता रहता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो तो जब हम हाथ में देखते हैं तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की हमें ब्लड वेसल्स भी दिखाई देती हैं। तो इन सारी शिराओं में दो प्रकार की शिराएं हैं, एक है शिरा और एक है धमनी। अब इनमें क्या होगा, इनमें से किसी एक में होगा वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, और एक वह रक्त होगा जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस आधार पर हम देखें तो रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। एक है आपकी धमनियां, दूसरी है शिराएं और तीसरी है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो केशिकत्व का काम करेगी सॉरी। तो रक्त में उपस्थित वे नलिकाएं जिनके माध्यम से रक्त का बहाव होता है क्या कहलाती हैं, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं, ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंजियोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो रक्त संबंधित या रक्त वाहिनियों से संबंधित जो अध्ययन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की मूल रूप से रक्त वाहिनियां होती हैं, जिन्हें बोला जाता है धमनियां, शिराएं व केशिकाएं। अब देखो धमनी जो है कुछ इस तरीके की, जैसे हमारे शरीर पे आपको देखा छोटी छोटी कुछ इस तरीके की संरचना दिखती है हमारे गाल के पास, हाथ के पास। तो ये क्या है, ये है बेसिकली केशिकाएं। उसके बाद ये जो इस तरीके की बड़ी बड़ी सी नसें दिखती है ये क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। और हमारे शरीर पे ये जो उभरी उभरी सी दिखाई देती हैं ये होती हैं वेन्स। और जब भी हमें क्या लगती है, हमें चढ़ती है बॉटल, है ना, बोलते ना इनको तो बॉटल चढ़ रही, मतलब जब भी हमें सीरीज चलती है, जब भी हमें ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है तो उसके लिए जो सुई लगाई जाती है वो किसमें लगाई जाती है, हमारी वेन्स, हमारी शिराओं में ही किसके लिए सुई लगाई जाती है। तो याद रखेंगे कि जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स है, ये 3 प्रकार की हैं। कुछ होती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब छोटे छोटे धागे के रूप में, है ना, इस प्रकार की ये संरचना होती है, ऐसी धागे नुमा संरचना होती है जिनमें अल्प मात्रा में रक्त मौजूद होता है। दूसरी है आर्टरीज और वेन, जिनके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत जो रक्त है, इस प्रकार के रक्त का परिसंचरण सुनिश्चित हो पाता है। अब देखो धमनियां अर्थात आर्टरीज है क्या, धमनियां और आर्टरीज मतलब वो जो क्या करेगी, जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध जल को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। तो ये क्या करती है, यहाँ पर होती है सारी हमारी धमनियां। इन धमनियों में एक अपवाद भी है, याद रखेंगे कि जितनी भी धमनियां होती है ये धमनियां किस प्रकार के रक्त को ले जा रही है, किस प्रकार के रक्त का परिसंचरण कर रही है, तो ये उस रक्त का परिसंचरण कर रही है जिसमें ऑक्सीजन पहले से क्या है, मौजूद है। तो ये क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। और ये क्या कहलाती हैं, ये धमनियां कहलाती हैं। इन धमनियों का रंग कैसा होता है, तो इन धमनियों का रंग होता है लाल। इनमें उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसीलिए ये शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। तो ये याद रखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब के साथ हमारा जब हृदय पंप करता है तो उस पंपिंग के दौरान ही क्या होता है, इन धमनियों में रक्त प्रवेश करता है और रक्त क्या होता है, इन धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने का काम करता है। अब ये जो धमनियां हैं इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अरोटा, जिसे बोला जाता है महाधमनी। दूसरी होती है आर्टरीज, जिन्हें धमनियां बोला जाता है। और तीसरी होती है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो है इन्हें बोला जाता है छोटी धमनी। अब देखो याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है ना, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन युक्त जो हमारा रक्त है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑक्सीकृत रक्त। क्या बोलेंगे इन्हें, इन्हें बोला जाएगा ऑक्सीकृत रक्त।
ठीक है, जो क्या करेगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा, किसके माध्यम से, हृदय के माध्यम से। ठीक है, अब जितनी भी धमनियां हैं, है ना, जितनी भी धमनियां हैं, इनमें जो रक्त होता है वो ऑक्सीकृत होता है, पर इसका एक अपवाद है, वो है पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी जो होती है, इसमें जो रक्त प्रवाहित होता है वो होता है अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त मतलब क्या, क्या खराब हो गया, निकाल दे शरीर से, नहीं बाबा नहीं, ये वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा या ऑक्सीजन के स्थान पर क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आकर ठहर जाता है और ऑक्सीजन को बोलता है टाटा बाय बाय। तो याद रखेंगे कि अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का स्थान कौन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इनका रंग कैसा होता है, तो ये होती हैं लाल रंग की। कैसा होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं, उच्च दाब के साथ शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं। धमनियां 3 प्रकार की होती हैं, आर्टोरास, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स। अरोटा जो है ये होती है महाधमनी। क्या है ये महाधमनी है। आर्टरीज जो है ये धमनी है, और आर्ट्रियोल्स जो है ये छोटी धमनी होती है। अब देखो, जितनी भी हमारी धमनी होती है, इनमें एक अपवाद वाली धमनी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी धमनी, जिसे बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। क्या बोला जाता है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होती है ये किससे जुड़ी होती है, तो ये हमारे हृदय से जुड़ी होती है। और ये क्या करती है, यहां से क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मतलब यह वह धमनी है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान कौन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर आती है। मतलब क्या करती है कि ये हृदय से जितना भी अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों तक लेकर आती है, और ये फेफड़ों से क्या करती है, बोलती है कि भाई CO2 तुम ले लो और ऑक्सीजन हमें दे दो। क्या बोलती है ये, कि भाई CO2 ले लो तुम और ऑक्सीजन हमें दे दो, ताकि ऑक्सीजन हम किसको दे दें, ऑक्सीजन हम पुनः दे दें हमारे दिल को, हमारे हृदय को, और हमारा हृदय उस ऑक्सीजन युक्त जल को, हमारे रक्त को हमारे संपूर्ण शरीर में संचारित कर दे। तो याद रखेंगे कि यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। महाधमनी क्या होती है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, महान, विशाल, विशालकाय। तो यह वह धमनी है जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। मतलब क्या, कि जैसे आपने पेड़ का कभी जड़ देखा है, तो उस जड़ में इस तरीके की छोटी छोटी क्या होती हैं, रेशेदार संरचनाएं निकलती रहती हैं। तो ये तो हो गई हमारी मूल जड़। अब इस मूल जड़ के पास कई छोटी छोटी रेशेदार संरचनाएं हैं, जो कि वापस से क्या करती है, मिट्टी में पकड़ मजबूत बनाने का काम करती है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में एक बड़ी धमनी है जो क्या करती है, जो संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, और यह बड़ी धमनी के पास बहुत सारी छोटी छोटी अन्य धमनियां हैं। तो ये जो सबसे बड़ी धमनी है, जो शरीर की संपूर्ण छोटी छोटी धमनियों से जुड़ी हुई है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है महाधमनी। इसे ही एरोटा बोला जाता है। और ये क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाती है। ये हृदय से शुद्ध रक्त लेती है और संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करती है। दूसरा होता है वेन्स। अब वेन्स मतलब क्या, कि देखो हमारे शरीर में डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र है। जितने भी स्तनधारी हैं और मनुष्य हैं, इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है ये डबल सर्कुलेशन वाला है। डबल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि एक बार तो वह रक्त घूमेगा जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, पर वापस से जब रक्त हमारे फेफड़ों तक आएगा, हृदय के पास आएगा, तो क्या ऑक्सीजन उसमें होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की तो खपत हो गई। ऑक्सीजन तो जिस जिस अंग को चाहिए था उन्होंने ले लिया,
कितना ऑक्सीजन था? ऑक्सीजन था 21%, वापस आया तो कितना बचा? 17%। 4% कहाँ गया? 4% तो खर्च हो गया। तो जब 4% खर्च होता है तो ऑक्सीजन के स्थान पर क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। तो इस आधार पर आप याद रखेंगे कि जो आर्टरीज होती हैं इनमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो आर्टरीज में प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त, जबकि वेन्स में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो वेन्स में प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। और वे ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लेकर आती है, शिराएं कहलाती है। और ये लो प्रेशर के साथ, कैसा? ये लो प्रेशर के साथ आगे की ओर अग्रवित होती है या आगे की ओर बढ़ती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो शिराएं हैं, जो वेन्स हैं, इनमें रक्त का परिवहन या रक्त का जो प्रवाह स्तर है, ये रक्त प्रवाह धीमा होता है। और यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, और इन कपाट के माध्यमों से क्या होता है? विभिन्न अंगों से रक्त पुनः फेफड़ों के पास पहुंचता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन को रिप्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस किया जाता है ऑक्सीजन से। और फिर जब रक्त में ऑक्सीजन पुनः मिल जाती है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या किया जाता है? शरीर हृदय के पास भेजा जाता है। और हृदय में जब कंपन उठता है तो हृदय के पंप की वजह से क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अब देखो यहाँ पर भी पल्मोनरी वेन्स जो है, जिसे फुफ्फुसीय शिरा बोला जाएगा, तो फुफ्फुसीय शिरा जो है यह एक सभी शिराओं का अपवाद है, क्योंकि यह वह शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है प्रवाहित होता है। यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का काम करती है। तो क्या होता है कि जो हृदय है उसके पास हमेशा कैसा आता है? रक्त, शुद्ध रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। और इस रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का काम और रक्त से ऑक्सीजन को लाने का काम और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम, ये तीनों काम कौन करते हैं? ये तीनों काम करते हैं फेफड़े। कौन करते हैं? तीनों काम फेफड़ों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब तीसरा आते हैं केशिकाएं, जिन्हें कैपिलरीज बोला जाता है। तो ये कैपिलरीज है क्या? देखो, ये है हमारी महाधमनी, अरोटा। अरोटा के बाद आती है आर्टरीज, जिन्हें धमनियां बोला जाता है। और फिर है आर्ट्रियोल्स, जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें बोला जाता है लघु धमनियां या छोटी धमनी। विभिन्न कैपिलरीज यहाँ पर है, मतलब इस प्रकार की संरचना जो कि बहुत ही जालीदार संरचना है। इस प्रकार की संरचनाओं से क्या होता है? रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है और रक्त में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, जब कोशिकाएं उसका अवशोषण कर लेती हैं, जब रक्त में जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को खींच लेती हैं, तो बिना ऑक्सीजन का जो रक्त है ये नीले कलर का हो जाता है और ये वेन्स के माध्यम से पुनः लंग्स के पास पहुंचता है। तो जो कैपिलरीज है ये क्या है? ये महीन आकार की बहुत ही छोटी छोटी क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं? ये विभिन्न प्रकार की धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करती है। रक्त व उत्तकों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों, जैसे कि भोजन, जैसे आपने कुछ फाइबर कंटेंट लिया, आपने कुछ कार्ब्स लिए, आपने कुछ प्रोटीन और विटामिन लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण और आदान प्रदान इन्हीं रुधिराओं के द्वारा होता है। मतलब क्या कि जैसे यहां से आई आर्टरी, अब आर्टरी में क्या हो रहा है? आर्टरीज में आ रहा है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है। अब ये वाला रक्त किस में जाना चाहिए? इस कोशिका के अंदर जाना चाहिए। तो कोशिका के अंदर तो ऐसी आर्टरी है क्या? नहीं है। तो कोशिका के अंदर इस प्रकार की
है संरचना, जो कि मुख्यतः एक जालेनुमा संरचना है। ये कैसी संरचना है? एक जालनुमा संरचना है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ आया, ये इस जालनुमा संरचना में फैल जाएगा। क्या होगा? ये छोटे छोटे इन जालनुमा संरचनाओं में फैल जाएगा, और फैलने के उपरांत जो इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, उस ऑक्सीजन का क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन का अवशोषण तो यहाँ पर हो गया, तो हमारा जो रक्त है, क्या इसमें ऑक्सीजन बचेगी? तो इसमें ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बची तो क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? इन्हें बोला जाएगा अनॉक्सीकृत रक्त। क्या बोला जाएगा इन्हें? इन्हें अनॉक्सीकृत रक्त बोला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। अब चूंकि ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसे क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकृत रक्त बोला जाएगा। इस ऑक्सीकृत रक्त को भेजने का काम कहाँ से होगा? हृदय से होगा। अनॉक्सीकृत रक्त किसके पास जाएगा? फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़ों से क्या होगा? इस अनॉक्सीकृत को ऑक्सीजन मिल जाएगी। वापस ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त किसके पास आएगा? हृदय के पास आएगा। फिर हृदय क्या करेगा? इसको यहाँ भेजेगा। तो कितनी बार का सर्कुलेशन हो रहा है? यहाँ पर 2 बार का सर्कुलेशन हो रहा है। इसीलिए इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाएगा? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण तंत्र बोला जाएगा। और यहाँ पर जो टारगेटेड लोकेशन है, जो लक्षित स्थान है, उस स्थान पर रक्त को भेजने का काम या रक्त के विसरण का कार्य, कि रक्त वहां पर पूरा फैल जाए, ये काम कौन करते हैं? ये काम करती हैं कैपिलरीज। अब अगर हम डिफरेंस देखें कि जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज और वेन्स में, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो, तो आर्टरीज जो है, ये फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी, याद रखें, ये पल्मोनरी धमनी को छोड़कर इनमें सारी जो धमनियां होती हैं, उनमें किस प्रकार का आपका रक्त होता है? इसमें उस जो रक्त उपस्थित होता है, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। जबकि जो शिराएं हैं, इनमें पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी शिरा को छोड़कर जितनी भी हमारी शिराएं होती हैं, इनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। और ऑक्सीजन का स्थान कौन ले लेता है? तो ऑक्सीजन का स्थान लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। अब देखो, इनमें 3 अलग अलग प्रकार की परतें होती हैं, जो कि कठोर, मोटी और अत्यधिक मांसल होती है। मतलब क्या? कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये थोड़ी सी थिक की होती है वेन्स की अपेक्षा। मतलब जो धमनी है वो थोड़ी मोटी होती है, और शिरा जो होती है वो थोड़ी पतली होती है। याद रखेंगे, जो धमनी है ये हमारे शरीर के भीतर गहरे भागों तक जाती है ना। और जबकि जो वेन्स है, जैसे कि जो हरी हरी वेन्स होती हैं, ये वेन्स जो हैं, ये कहाँ जाती हैं? तो ये हमारा जो त्वचा के करीब स्थित होती है, परिधीय मतलब कि पेरीफेरी, ये जो आउटर सरफेस होता है या जो एक बाहर वाला भाग होता है, वहां पर उपस्थित होती है। अब अगर हम धमनियों के रंग की बात करें, तो धमनियों का रंग कैसा होता है? धमनियों का रंग होता है लाल। जबकि शिराओं का रंग कैसा होता है? तो शिराओं का रंग होता है नीला। और नीला क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। और लाल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम होता है हमारे शरीर में धमनियों का। जबकि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को पुनः हृदय की ओर ले जाने का कार्य होता है किसका? हमारे शरीर में उपस्थित शिराओं का। जो धमनियां है, ये उच्च दबाव के साथ बहती है। क्यों? क्योंकि हृदय के पंपिंग दबाव के साथ ये बहती है। अब निम्न दाब के साथ बहती है शिराएं। क्यों? शिराओं में रक्त निम्न दाब से इसलिए बहता है क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं मिल रहा ना, कोई पीछे से धक्का ही नहीं दे रहा। यहाँ तो हृदय धक्का दे रहा है कि जल्दी जाओ, तेज जाओ, दौड़ो, भागो, कूदो। पर यहाँ पर जो हमारी शिराएं हैं, शिराओं को किसी भी प्रकार का थ्रस्ट नहीं मिल रहा ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये क्या होता है? ये कैपिलरी जो एक्शन होता है, केशिकत्व के कारण ये क्या होता है? निम्न दाब के साथ जो रक्त है वो विभिन्न प्रकार की शिराओं में हमारे शरीर के अंदर
प्रवाहित होता है और ये हाई प्रेशर के साथ होने वाली प्रोसेस है। जबकि शिराओं में रक्त का बहना किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह वह प्रक्रिया है जो निम्न दाब के साथ संचारित होती है। किस प्रकार से संचारित होती है? निम्न दाब के साथ संचारित होने वाली प्रक्रिया है। तुलनात्मक रूप से उच्च ऑक्सीजन स्तर होता है और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम देखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको बेसिकली याद रखना है कि धमनी और शिराओं में अंतर क्या होता है। अब देखो, जो धमनियां होती हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नगण्य होती है, जबकि शिराओं में जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा नगण्य होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह इसका प्रवाह दिशा क्या है? ये हृदय से शरीर के उत्तक तक नीचे की दिशा में प्रवाहित होते हैं, जबकि ये शरीर के उत्तकों से हृदय तक ऊपर की दिशा में प्रवाहित होते हैं। इनका ल्यूमेन कैसा होता है? तो इनका आकार थोड़ा सा संकीर्ण होता है, इस प्रकार की चपटी चपटी होती है, जबकि इनमें जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, विस्तृत होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं धमनियों की, तो हम पाते हैं कि जो धमनियां हैं इनमें वॉल्व जो होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि शिराओं में वॉल्व जो है वो मौजूद होता है। अब अगर क्या हो जाए, ब्लड में हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी हो जाए तो क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और सिकल सेल एनीमिया से उभारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से एक योजना भी चला रही है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं तो आपको उस योजना के बारे में या उस योजना का नाम आज सर्च करना है कि वह कौन सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का काम कर रही है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यह एक आनुवंशिक बीमारी के तौर पर भी देखी जाती है ना। ये जब गुणसूत्रों में गड़बड़ी होती है ना, गुणसूत्रों की गड़बड़ी की स्थिति में हम ये देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और मध्य प्रदेश की ही नहीं, भारत में भी प्रत्येक 3 में से 1 महिला, ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रत्येक 3 में से 1 महिला जो है वो एनीमिया की शिकार है। और हमने पढ़ा था कि एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कब होता है? जब आपके जो हृदय के ऊपर की परत जो है उसमें जब सूजन आ जाती है। और एक बीमारी हमने ये पढ़ी थी कि जब गर्भवती महिला में आयरन की कमी हो जाती है तो बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है ना। वो बीमारी का नाम आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, मुझे अभी स्किप ऑफ माइंड हो रहा है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार एक योजना चलाती है, जिस योजना के माध्यम से क्या किया जाता है? महिलाओं को कैल्शियम और ऑक्सीजन की गोलियों को वितरित किया जाता है। मतलब महिलाओं को ऑक्सीजन और कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। अब देखो, धमनियों में कुछ बीमारियों जैसे कि एंजाइना पेक्टोरियस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब क्या? कि हमारी जो हड्डियों का ढांचा है इनमें रक्त प्रवाह की गड़बड़ी हो जाना और शरीकाएं वेरिकोस वेस जैसी यहाँ पर बीमारियां होती हैं के प्रति कम संवेदनशील होती है। मतलब क्या कि अगर हमें किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो आर्टरीज उसके अगेंस्ट ज्यादा सेंसिटिव होती है, जबकि जो वेन्स हैं ये इसके प्रति लेस सेंसिटिव होती हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखो, ये वह तंत्र है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी हमने ऊर्जा को ग्रहण किया है उस ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था, जब हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारी संपूर्ण ऊर्जा की खपत में जो ऑक्सीजन और रक्त की खपत है उसका 20% किसे चाहिए? हमारे दिमाग को ही चाहिए, है ना।
तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो दिमाग क्या करता है, उस ऊर्जा की खपत को थोड़ा सा कम कर देता है। क्यों? क्योंकि शरीर के दूसरे अंगों को भी ऊर्जा चाहिए। हमेशा मस्तिष्क की ज्यादा ऊर्जा क्यों ले? तो फिर थोड़ी देर बाद जब मस्तिष्क में ऊर्जा की खपत बहुत ही कम लगती है या बहुत कम ऊर्जा बचती है तो हमें बेहोशी या चक्कर आने लगते हैं। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? यह वह तंत्र है जिसमें रक्त के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में संचारित होते हैं। रक्त दो प्रकार से संचारित होता है, जिसका संचारण स्टार्ट होता है हृदय से, और हृदय से जब रक्त का पंप होता है तो ये पंप के उपरांत जो रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो इसे बोला जाता है ऑक्सीकृत रक्त। और जब शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की खपत हो जाती है तो जो बचा हुआ रक्त होता है इसे क्या बोला जाता है, अनऑक्सीकृत रक्त, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने इन द ईयर 1628। ठीक है, और यह जो था ये पुनर्जागरण के काल के दौरान की ही बात है, जब पुनर्जागरण चल रहा था ब्रिटेन में, है ना। तो जब यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था उसी समय विलियम हार्वे ने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हम 4 भागों का अध्ययन करते हैं, रक्त स्वयं, रक्त वाहिनियों जैसे कि आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, हृदय और फेफड़ों। रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये वह सिस्टम है जिसमें धमनियां नहीं होती। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें धमनियों के माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नलिका विहीन होता है, कीड़े मकोड़ों में ये पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्रिएचर, मतलब जो जटिल मानव होते हैं, जटिल जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। ये धमनियों के माध्यम, ये होता है नलिकाओं के माध्यम से। रक्त वाहिनी 3 प्रकार की होती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, धमनी, शिरा और केशिकाएं, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। धमनियां होती हैं ऑक्सीजन युक्त, इनमें होती है पल्मोनरी धमनी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनमें पुनः 3 प्रकार की धमनियां होती है, आर्टोरा, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स। वेन्स जो होती हैं ये वे धमनियां हैं जिनमें किस प्रकार का रक्त होता है, इनमें वे रक्त होता है जिनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। जबकि केशिकाएं छोटी छोटी वाहिनियां हैं जिनमें धमनियों और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। तो क्या करती हैं कैपिलरीज, ये धमनी और शिराओं के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करती हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया, आज की क्लास में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट किया है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट जो इससे एसोसिएटेड टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।